हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखो बात करेंगे सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कक्षा 10 के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में बात करेंगे। इसको जानने की कोशिश बहुत ही आसान भाषा में इसको हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बिना देरी करते हुए कंप्लीट द पॉइंट में आते हैं। देखो, परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन जीवन का एक आधार है, क्योंकि परिवर्तन हमारे जीवन में होता रहता है भैया। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या हुआ कि परिवर्तन होते कितने प्रकार के, परिवर्तन है क्या। तो एक रूप से दूसरे रूप में किसी पदार्थ का बदलना क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में या एक रूप से दूसरी अवस्था में रूप धारण कर लेता है, उसे हम कहते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन होते कितने प्रकार के, परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन से भैया, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझेंगे, एकदम चुटकी से उड़ा देंगे इसको। और कौन जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बताते जाएंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके बारे में भी हम बताते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे सारी चीज़ें। आप लोग देखिए, जिस प्रकार मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ, जिस प्रकार हम यहाँ पढ़ते जाते हैं उसी प्रकार आप लिखते भी जाइए। कापी पेन उठा लीजिए, इसीलिए कहता हूँ, और अपनी नोट्स में इसको उतारते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि लिखने से अपने से द्वारा जो नोट बनाई जाती है वो हमेशा चीज़ें याद रहती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, आप लोगों को सजेशन करूँगा कि आप लोग कापी पेन उठा लो और लिखते जाओ। देखो, सबसे पहले परिवर्तन की अगर बात करें तो परिवर्तन होता है दो प्रकार से। कौन कौन से होते हैं, भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन भैया उसको कहेंगे कि जिसमें पदार्थ का आकार चेंज हो। क्या हो, चेंज हो, आकार चेंज हो, आकृति चेंज हो जाए, और उसके भौतिक गुण बदल जाएं, लेकिन उसके रासायनिक संगठन ना बदले, तो उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। या सिंपल से अगर बात करें तो वह ऐसा परिवर्तन जिसको पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सके, उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे लकड़ी का काटना, बर्फ का पानी बनना, या पानी का जम के बर्फ बनना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि इसमें क्या है, देखो, पानी को अगर हम बर्फ बना दें और बर्फ को फिर पानी बना सकते हैं कि नहीं, जल में फिर परिवर्तित कर सकते हैं नहीं। इसको कहा गया जैसे मोम का जलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। मान लो, देखो, भौतिक परिवर्तन कैसे, जैसे लकड़ी है, हम दो, ये मान लो दो लकड़ी है, ये एक लकड़ी है, इसको हम बीच से खंडित कर दिए, लेकिन है तो ये भी लकड़ी और ये भी लकड़ी। कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके रासायनिक संगठन नहीं बदलते, उसका आकार बदल जाएगा, मान लो उसकी आकृति बदल जाएगी, उसके भौतिक गुण बदल जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है उसके रासायनिक संगठन अर्थात उसके सूत्र नहीं बदलेंगे। अगर हम मान लो पानी को बर्फ बना दें जल में, तो सूत्र तो वही रहेगा ना। जैसे जल का सूत्र क्या होता है, H2O, आप लोग तो जानते ही हो H2O। तो जो H2O है, जब बर्फ बन जाएगा तब भी पर उसका सूत्र ही यही रहेगा, क्यों ज़्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, केवल वही सूत्र रहेगा। इस पर कन्फ्यूज आप ना होइएगा। अब रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो देखो, रासायनिक परिवर्तन होता है क्या भैया, बहुत ही आसान भाषा में समझिए। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके आकार आकृति के साथ उसके रासायनिक संगठन बदल जाते हैं। अब रासायनिक संगठन मतलब उसके सूत्र भी बदल जाते हैं, जिस प्रकार वो जिस सूत्रों से मिलकर बना होता है उसमें और कुछ ऐड हो जाता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। या सीधी सी बात हम करें या यूँ कहें, बहुत ही आसान भाषा में अगर इसको समझें, तो ऐसा परिवर्तन जिसके पदार्थ को हम पुनः प्राप्त ना कर सकें, उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जैसे इसमें क्या हुआ, दूध का दही बनना हो गया, दूध का दही बनना, ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। लकड़ी का जलना, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। दूध का फटना हो गया, ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कागज़ को जलाओ तो कागज़ का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं, उसको रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब एक पदार्थ से अगर दूसरे पदार्थ में बदल जाए और वह पदार्थ को फिर से अगर उसी पदार्थ में बदल ले और ना बदले, तो उसे हम कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन। आशा करता हूँ कि आप लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को खूब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो,
भौतिक परिवर्तन और ये रासायनिक परिवर्तन या परिवर्तन की बात करिए इंपॉर्टेंट है नहीं, आपसे पेपर में कभी नहीं पूछेगा ये। इसको केवल यूँ कहें समझने के लिए, तो इसको कट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बाकी ये पेपर में नहीं आएगा, ये समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम अपने चैप्टर के मेन पॉइंट पर आते हैं, तो इसको थोड़ा सफा कर दे। देखिए अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर में दिया होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे उसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? देखो दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिला दिया जाए, भाई दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए और उन पदार्थों से वो मिलकर ये दो या दो से अधिक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ बना ले, मतलब उसकी प्रवृत्ति हो, जो उसके गुण हो वो नया हो, कुछ दूसरा हो जाए, तो उन मिलने के बाद जो पदार्थ बनता है उस पूरी अभिक्रिया को इसका कहेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। नहीं समझ में आए? देखो समझिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे भैया? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। एकदम आसान भाषा में, दो या दो से अधिक पदार्थ मिले और उन पदार्थों को मिला दिया जाए और जो अलग पदार्थ बना ना, तो ये जो पूरी घटना हुई है, जो अभिक्रिया हुई, उस अभिक्रिया को हमने क्या कहा? रासायनिक अभिक्रिया कहा। जैसे भैया मिला दे, जैसे मान लो है Mg, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर हम वायु में जलाते हैं, वायु की उपस्थिति मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं तो ये क्या बना लेता है? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ये बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको संतुलित करना भी जरूरी है कि भाई संतुलित, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन भी हमको करवाना है। तो इसके देखिएगा, तो इधर ये मैग्नीशियम के इधर देखिए शुरुआत से, अगर देखिएगा इसको, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? इधर दो हैं, इधर एक ही है, इधर मैग्नीशियम के एक है, इधर मैग्नीशियम के एक है, ये तो बराबर है। लेकिन हम यहाँ ऑक्सीजन को दो करने के लिए, मतलब दोनों को बराबर करने के लिए हम दो से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं कि मैग्नीशियम भी दो हो जाता है, तो यहाँ भी दो से इसको गुणा कर देंगे तो संतुलित हो जाएगा। तो ये हो गए रासायनिक परिवर्तन। देखो इसमें उसका सूत्र भी बदल जा रहा है ना रासायनिक परिवर्तन में। Mg पहले था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को O2 था, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन रहा है? MgO। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। देखो अब ये रासायनिक अभिक्रिया तो हम लोग समझ गए। अब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इस अभिक्रिया को कैसे पहचाने हम लोग? तो ये रासायनिक अभिक्रिया जिस प्रकार हो रही है उसको पहचानने की एक ट्रिक समझिएगा, एक यूँ समझे, उसको पहचानने का एक तरीका है। देखो रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसको पहचान कैसे सकते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया होते समय परिवर्तन क्या हो जाता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसको समझेंगे। तो जो रासायनिक अभिक्रिया की अगर पहचान करने की बात करें तो देखो, अवस्था में उसका अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो पदार्थ की अवस्था चेंज हो सकती है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। कहने का मतलब ठोस से द्रव में हो जाए, द्रव से गैस में आ जाए, इस प्रकार कहने का मतलब। जैसे मान लो इसी में है मैग्नीशियम यहाँ सॉलिड रूप में पाया गया, ऑक्सीजन गैस के रूप में पाया गया, और यहाँ ये दोनों मिलकर क्या बना लिए? सॉलिड बना लिए। तो देखो ऑक्सीजन भी सॉलिड रूप में आ गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते ही। तो इसको क्या कहेंगे हम कि अवस्था भी चेंज हो गई, तो अवस्था चेंज हो गई तब भी पर हम बता सकते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन, देखो रंग में परिवर्तन भी हो जाता है। अगर कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा, जैसे दो चीज़ों को मिलाया जाए तो उसके रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लो फेरस है और कॉपर सल्फेट के इसके विलयन में अगर डाल दिया जाए ना फेरस को, लोहे को अर्थात देने का मतलब, तो उसका रंग बदल जाएगा, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये बात तो आज हमने समझ गया, हम लोग समझ गए। फिर उसके बाद देखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो कभी कभी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस भी निकलती है। कहने का मतलब गैस का निकलना, अगर गैस निकल रही तब भी पर हम समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिएगा फिर उसके बाद अगले की टॉपिक की अगर बात करें तो ताप में परिवर्तन। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, ऊष्मा भी निकलती है। जैसे आप लोग यूज करते हो कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूने पत्थर को यूज करते हैं, जो हम लोग पेंट करने के लिए लाते हैं घर में। उसको अक्सर देखते हो कि जब पत्थर के रूप में लाते हैं, बड़े बड़े डेले के रूप में, अब उस डेले के अगर हम पानी में डालते हैं पहले फुलाने के लिए कि फूल जाए बढ़िया मस्त बढ़िया पेंट होने लगे, घर को बढ़िया, आप लोग देखते हो कि दीपावली होली में बढ़िया मस्त पेंट करते ही हो, तो वही चूने की हम बात कर रहे हैं। अब जब चूना लाते हो तो पानी में डालते हो
तो पानी में जब देखते हो तो कुछ समय बाद पानी के बुलबुलों आने लगते हैं, बढ़िया गर्म गर्म। उसको अगर टच करोगे ना तो बहुत तेज हीट रहेगा, बहुत गर्म रहेगा। वो देखते होगे हो, तो वो क्या करती है, वो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। कहने का मतलब ताप में परिवर्तन हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लो पानी को ही आप लोग बर्फ बनाते हो, तो पहले पानी का टेम्परेचर क्या होता है, फिर पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बर्फ फॉर्म में आएगी, तब सॉलिड फॉर्म में आएगी या बर्फ के रूप में आएगी, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब आगे देखिएगा। अब कभी एक टॉपिक और देखिएगा, अवक्षेप का बनना। कभी कभी क्या होता है, अवक्षेप का बनना मतलब कोई कोई अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप भी बन जाता है। अवक्षेप का बनने का मतलब एक सॉलिड फॉर्म है जो लिक्विड में क्या है, पानी में मिलकर नीचे अक्सर देखो, जैसे चाक को हम अगर घोल दें या चूने को ही देखा, तो अक्सर देखते हो कि नीचे के लिक्विड फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड में ही, मतलब द्रव में ही वो नीचे बैठ जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेप के रूप में। तो अगर वो भी बन जाए तो हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन परिवर्तनों के द्वारा कहने का मतलब हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सब समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे देखिए। देखो भाई, रासायनिक जो होता है समीकरण क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा। अब आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता क्या है। चलो दरअसल जो हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं या जो भी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम दर्शाते हैं, तो उनको उनके प्रतीक के द्वारा जो हम लिखते हैं, उनको प्रतीकों के द्वारा उनकी अवस्था को दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। कहने का मतलब शुरुआत से देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा लिखा जाता है। इसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होंगे ना, उनके प्रतीक तथा उनकी अवस्था भी लिखी जाती है। कहने का मतलब देखिएगा, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको क्या करते हैं, उनके अवस्था और उनके प्रतीकों द्वारा उसे दर्शाया जाता है। जैसे मान लो छोटे से सबसे पहले देखेंगे जल। अब जल मिल जो बना होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण ही होता है। तो इसको हम क्या करें, इसकी अवस्था और इनके प्रतीकों द्वारा, तो हाइड्रोजन को हम किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, एस से, तो इसके द्वारा दर्शा दिया। और हाइड्रोजन गैस को मतलब H2 से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए H2 कर दिया। ऑक्सीजन गैस को O2 से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए O2 लिख दिया। अब जो जल का सूत्र होता है वो H2O होता है, H2O लिख दिया। अब इसमें इनकी अवस्थाओं को दर्शाएंगे। देखिए, हाइड्रोजन ये भी गैस है, ऑक्सीजन ये भी गैस है, और ये क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में है, तो L बना दिया। तो इसकी क्या है, देखो अवस्था को लिख दिया और इसके सूत्रों को रूप में अगर लिख दिया उस अभिक्रिया को, तो क्या होगा, हम उसे कहेंगे क्या, रासायनिक समीकरण। अब देखिए ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस भी करना जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन प्रत्येक अभिक्रिया या प्रत्येक समीकरण करते हैं। तो देखिए इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ 2 से हम गुणा कर देते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। अगर एक और देखना चाहते हो, देखो कहने का मतलब जैसे मान लो हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनाते हैं, तो कार्बन ले लिया, समझिएगा, कार्बन ले लिया और कार्बन की अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन से करवा दिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो निर्माण कर ली, तो देखिए इसको अगर फॉर्म की अगर बात करें तो ये तो है सॉलिड फॉर्म में, कहने का मतलब सॉलिड फॉर्म में है ये, और ये है गैस फॉर्म में, कहने का मतलब गैसीय अवस्था में। इधर जब देखेंगे तो ये भी गैसीय अवस्था में हो जाएगा, तो अवस्था भी दर्शा रहे हैं और उसके प्रतीकों के द्वारा दर्शा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया को, तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। इसके बाद देखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। दरअसल संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, या कभी कभी देखो इंपॉर्टेंट है ये कि पूछ लेता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संतुलित क्यों करते हैं। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया होती है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि पदार्थ ना तो पदार्थ को मतलब ना बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब पदार्थ में जितने भी गुण होते हैं, वो जितनी भी चीज़ें वो विद्यमान रहती हैं, ना उसको सृजन किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है।
तो इसीलिए उसको संतुलित करना जरूरी है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा भैया आराम से देखिएगा एकदम बढ़िया मस्त तरीके से, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। कहने का मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण हो जो जिनमें दोनों पक्षों के जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की अगर संख्या बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? क्या हो? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक, जिसमें कहने का मतलब ऐसा समीकरण हो जिसमें दोनों पक्ष के जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की जो संख्या हो वो बराबर हो, तो उसको हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। उदाहरण देखिएगा, इसी को देख लें तो इधर हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है? 4, और इधर कितनी है? 4। ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 2। इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, क्योंकि ये 2 का गुणा सबके साथ हो जाएगा तो 2 इसके साथ भी जुड़ा रहेगा, मतलब इसका गुणा इसके साथ भी हो जाएगा, तो इसलिए ये भी तो हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम? अब दोनों पक्षों का कहने का मतलब एक पक्ष तीर के इधर हुआ, एक तीर के इधर हुआ। कहने का मतलब अगर ऐसे खड़े हैं दायां पक्ष ये, बायां पक्ष ये, अगर ऐसे की बात करो तो दायां पक्ष ये, बायां पक्ष ये। कहने का मतलब इन दोनों पक्षों में जो भी तत्व आए हैं, जो भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की अगर संख्या बराबर है तो उस समीकरण को हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो पार्ट 1 में केवल इतना ही। अब हम मिलते हैं फिर पार्ट 2 में। धन्यवाद आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। सो दोस्तों, जय हिंद आप लोगों का।